दोस्तों नमस्कार। द पब्लिक इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तरह तरह की खबरें मीडिया में चल रही है और तमाम तरह की खबरें झूठी है, सच्ची है, लेकिन खबरें चल रही है। आप सबों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मीडिया में जो बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं, आजकल तो सूचनाओं के विस्फोट का समय है, उसमें सच्ची खबर और नकली खबर की पहचान बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। इसीलिए जो ऑथेंटिक समाचार माध्यम है, जो ऑथेंटिक खबरें होती हैं, और उन पर ही ध्यान दीजिए और अफवाहों पर और जो फेक जो समाचार होते हैं जो फीड किए जाते हैं सोशल मीडिया पर या इधर उधर या बड़ी मीडियाओं पर, तो उन पर न ध्यान दे करके अपने विवेक की कसौटी पर उसे कस लेना चाहिए। ये आपसे अनुरोध है और अपील भी है प्रारंभ में ही। ठीक है, तनाव है और आक्रमण प्रति आक्रमण भी हो रहे हैं, लेकिन युद्ध के वातावरण को जिस ढंग से मीडिया में, मुख्य मीडिया में पेंट किया जा रहा है, जिस ढंग से पेश किया जा रहा है, युद्ध वैसा नहीं होता है। युद्ध कोई खेल तमाशा नहीं है। ठीक है, लोगों के मन में एक जज्बा होता है, उस जज्बा के लिए लोगों को जानकारी चाहिए। देखिए, ये सब अगर इतना आसान होता तो फिर हमारी सरकार के लोग इतनी मीटिंग सिटिंग लगातार कर रहे हैं, और जो सरकारी अधिकारी होते हैं, जो प्रेस ब्रीफिंग होती है सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, तो उसे ही हमें, उस पर ही हमें ध्यान देना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि जो जरूरी सूचना होगी वो हम तक उपलब्ध करवाई जाएगी। हमारे सरकार के अधिकारीगण, सरकार के लोग अधिकृत प्रेस वार्ता के माध्यम से कोई हमें बताएंगे और बस उसी पर ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल देखिए, आज पूरा देश, मैं तो यहाँ पश्चिम बंगाल में हूँ, तो यहाँ आज पूरा देश दो व्यक्तित्वों को, अपने दो सपूतों को याद कर रहा है। एक महाराणा प्रताप और दूसरे कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप आजादी, स्वतंत्रता और निर्भीकता के प्रतीक के अद्भुत शौर्य माने जाते हैं। वे इस बात के प्रतीक हैं कि आजादी को बरकरार रखने के लिए, आजादी को बनाए रखने के लिए मनुष्य को चाहे जितना बड़ा भी बलिदान करना पड़े, लोग तो जाते हैं। लेकिन किसी को भी, आज के लोकतंत्र में हर नागरिक महत्वपूर्ण है, तो हम में से हर किसी को देश की आजादी, स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए जो भी अधिकतम बलिदान हमारी तरफ से संभव है, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमारी सेना अद्भुत पराक्रम के साथ उपस्थित संघर्ष को, लड़ाई को अंजाम दे रही है। काफी संयम और धैर्य के साथ इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश कर रही है। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, सभी लोग खड़े हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष का कोई भी नेता, विपक्ष का कोई भी दल हो, किसी भी जाति, समुदाय, धर्म से लोग आते हों, लेकिन इस समय में देश के साथ, देश की सरकार के साथ, भारत के आत्मगौरव की रक्षा के लिए, भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हैं। तो हमें इस समय में बस अपना ध्यान उसी पर केंद्रित रखना चाहिए। और महाराणा प्रताप के जन्मदिन पर यह उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, इसके अलावा और क्या हो सकती है कि हम अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए एक साहस का परिचय दें, एक बलिदान की भावना को अपने अंदर बनाए रखें, उसके महत्व को समझें और मनुष्य की एकता पर भी विश्वास रखें। क्योंकि अभी पूरी तरह से उनके इतिहास पर तो चर्चा करने का समय नहीं है, लेकिन यह बता देना जरूरी है कि महाराणा प्रताप हों या तत्कालीन सम्राट अकबर हों
दोनों के बीच में हिंदू मुसलमान का वह द्वंद्व नहीं था जिस तरह के द्वंद्व को हमारे सामने में आज परोसे जाने की कई बार कोशिश की जाती है। वैसा द्वंद्व नहीं था। आप इतिहास की किताबों में इन बातों को देख लें। अभी हिंदू मुसलमान करने की जब पहलगाम में यह घटना हुई जो चिंगारी के रूप में काम करने लगी और स्थिति बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक आ गई कि दो देश आपस में टकराने लगे। भारत ने तो आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान की जैसी प्रतिक्रिया हुई उससे स्थिति और बिगड़ती चली जा रही है, चली गई है और भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो उसमें हिंदू मुसलमान का कोई संदर्भ नहीं है और भारत पाकिस्तान में भी कोई वैसा संदर्भ नहीं है। भारत के लोग और पाकिस्तान के लोग कभी हम एक ही देश हुआ करते थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर को याद करते हुए हमें जो राष्ट्रगान याद आता है वह है, उसमें पंजाब सिंध की चर्चा उस राष्ट्रगान में है। हमारा देश दुर्भाग्यजनक परिस्थिति में हमारा देश बट गया। हम एक मुल्क से दो मुल्क हो गए और फिर पाकिस्तान से भी बांग्लादेश अलग हो गया। जिस राष्ट्रगान की चर्चा कर रहे हैं, जिस राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं, जिस कवि की बात कर रहे हैं, जिनका आज जन्मदिन है, दुनिया के एकमात्र कवि हैं जिनके गीत दो दो संप्रभु राष्ट्रों में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत हैं। हमारे यहाँ भारत में जनगण मन अधिनायक जय है और बांग्लादेश में अमर सोनार बांग्ला, ये उनका राष्ट्रगीत है। अकेले कवि हैं इनके गीत दो दो देश में राष्ट्रगीत के रूप में सम्मानित है। आज उनका भी जन्मदिन है। उनके भी प्रेरणा को याद करें तो ये दोनों ही गीत उस समय लिखे गए थे जब भारत अखंड था, अविभाजित था और भारत एक नए किस्म का स्वप्न देख रहा था आजादी का, जहां चित्त भय शून्य हो, ज्ञान मुक्त हो, माथा ऊंचा हो। इस प्रकार की चेतना से ये गीत निकली थी। दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि आज हम जो बटे हुए विभाजन के बाद का जो वह भारत है आपस में लड़ रहा है और वह बहुत विचित्र स्थिति है। पूरी विश्व बिरादरी देख रही है कि किस प्रकार से एक आम के दो कतरे आपस में लड़ रहे हैं। इसके पीछे जो इतिहास है, इसके पीछे जो घटनाएं हैं, आप सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को जो घटना घटी पहलगाम में, वह घटना तो बहुत ही मर्मांतक थी, बहुत ही दुखद घटना थी कि अपने देश में निर्दोष पर्यटकों की हत्या आतंकियों ने घुसकर कर दी। अब इसके बहुत सारे कारण और विश्लेषण में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, जबकि हम एक दूसरी परिस्थिति में हैं। लेकिन यह तो सच है और यह भी कहा गया कि हिंदू मुसलमान का रंग इसको देने की कोशिश की गई। यह भी सच ही है कि जात धर्म पूछ करके उनको गोली मारी गई और परिजनों के सामने मारी गई। लेकिन यह बहुत गर्व की बात है, ये भारत की संस्कृति के लिए बहुत गर्व की बात है कि लेफ्टिनेंट नरवाल की जो चौथ शादी हुई थी, उनकी जो बिल्कुल नवविवाहिता पत्नी थी हिमांशी नरवाल, उन्होंने दुख की उस घड़ी में भी कहा कि इसे हिंदू मुसलमान के रंग में न देखा जाए। ये आतंकी घटना है और ये आतंकवादियों और सभ्य लोगों के बीच का यह झगड़ा है, इसे उसी रूप में देखा जाए और इसका हल उसी तरह से निकाला जाए। यही तो चेतना थी, यही तो स्वतंत्रता का संदेश महाराणा प्रताप का था और यही तो चेतना थी, यही तो भावना रविन्द्रनाथ टैगोर की थी। जहां वो चित्त के भय शून्य होने की बात करते हैं, जहां वो पंजाब सिंध गुजरात की बात बोलते हैं, आज सिंधु नदी के पानी को लेकर के, सिंधु नदी को लेकर के काफी तनातनी की स्थिति है। आप जानते हैं कि हिंदू शब्द के बनने में सिंधु शब्द का कितना योगदान है, ऐतिहासिक योगदान है। एक भावनापूर्ण हमारा रहा है, भावनापूर्ण संबंध हमारा अपनी नदियों से रहा। इस बीच में
तरह तरह की यह घटना भी हुई, लेकिन हिमांशी नरवाल को जिस ढंग से ट्रोल किया गया वह भी बहुत दुखद था। अब तो खैर वह बंद हो गया है। तमाम कोशिशों, कुछ कुत्सित इरादा वाले लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत में इस बार हिंदू मुसलमान का वह रंग नहीं दिया जा सका भारत के लोगों के आपस के बीच में, और भारत ने एकजुटता का परिचय दिया। भारत के लोगों ने, हम पूरी ताकत के साथ खड़े। क्या वो सर्वदलीय मीटिंग में प्रधानमंत्री तो नहीं आए, व्यस्त रहे होंगे कहीं, या क्या पता हमसे नाराज हैं, लेकिन पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा था, उम्मीद करता था कि ऐसी कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री का संबोधन राष्ट्र को प्राप्त होगा। वे बता पाएंगे कि हमारी स्थिति क्या है और हम किन स्थितियों से गुजर रहे हैं। बहरहाल वे व्यस्त थे, वो नहीं आ पाए सर्वदलीय मीटिंग में। तो ठीक है, अभी भारत अपने ढंग से सक्रिय है। पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान को आर्थिक सहायता मिले, इससे किसको इनकार हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को जो विश्व संस्थाओं से जो आर्थिक सहायता मिले उसका इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए करे पाकिस्तान, ये किसको बर्दाश्त होगा। तो विश्व समुदाय को जो संस्थाएं हैं उनको इस बात से अवगत कराना चाहिए, उनको कहा जाना चाहिए कि पाकिस्तान को जो पैसा दिया जाता है, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से दिया जाए या कहीं और से भी दिया जाए, उसका इस्तेमाल वह आतंक बढ़ाने के लिए न करे, और लगातार कर रहा है। इस बात को तो पाकिस्तान की जनता को भी समझना चाहिए और विश्व बिरादरी को भी समझना चाहिए कि पैसे का इस्तेमाल दुनिया को विध्वंस की तरफ ले जाने के लिए नहीं किया जा सकता। खतरा यह है कि दोनों ही राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न है और इसकी चेतना भी इनको है। परमाणु शक्ति का होना हमारे बचाव के लिए तो उपयोगी है, यह एक प्रकार का कवच हमें प्रदान करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर हथियार की तरह किया जाएगा, इसका इस्तेमाल यदि आतंकवादियों को संरक्षण के लिए किया जाएगा, ये उनको कवच प्रदान करेगा, तो ये दुनिया के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। पूरे विश्व बिरादरी को आज इस तरह की घटना पर बात करनी चाहिए और हर राष्ट्र को ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश तो करनी चाहिए, करनी ही चाहिए, क्योंकि सभ्यता को अगर बचाना है, अगर सभ्यता रहे, मनुष्य सभ्य तरीके से जीवन यापन कर सके, तो उसके लिए जरूरी है। सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं, भारत की भी, पूरे खित्ते की आर्थिक हालत की क्या दशा है। कहते हैं कि हमारी जो जीडीपी है, हम 5वें इकोनॉमी है, आदि आदि तरह तरह की बातें हम खुशफहमी में खुशी के लिए कहते हैं, कुछ सच भी है, लेकिन इस सच के बावजूद सच यह है कि हमारे यहाँ अभी भी बहुत बड़ी आबादी को, जिसमें दुनिया के कितने देश समा जाए, 80 करोड़ कहते हैं, ये मुहावरा ही समझ लीजिए, 80 करोड़ लोगों को अभी भी राशन पानी, मुफ्त राशन 5 केजी या जो भी हो वो देने की पेशकश सरकार करती है, देती रहती है। इसी तरह की तमाम योजनाएं सरकार की हैं जिससे लोगों को राहत मिले, क्योंकि लोग स्वयं सक्षम नहीं है उन चीजों के जुगाड़ करने में। इतनी बड़ी आबादी की जहां स्थिति ऐसी है, वह ये देश का युद्ध कर सकता है, और पाकिस्तान की हालत तो इससे भी खस्ता है। वह अगर युद्ध करेगा या कर रहा है तो वह तो जनता की ही कीमत पर कर रहा है ना। इसलिए अपील है हर किसी से कि युद्ध को खेल तमाशा न माने। यह सभ्यता का सबसे बड़ा संकट होता है युद्ध, जब वाणी हार जाती है, जब तर्क हार जाता है, जब हम विवेक को नहीं सुनते हैं, तब युद्ध उत्पन्न होता है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई, और कई बार तो यह लगता है कि प्रधानमंत्री जी के सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आने को भी विपक्ष ने मुद्दा नहीं बनाया। यह बहुत बड़ी बात है और यह बहुत अच्छी बात है। हालांकि विपक्ष ने, कांग्रेस ने तो संसद की मीटिंग बुलाने के लिए, संसद का सत्र बुलाने के लिए भी आग्रह किया था। क्या ही अच्छा होता कि संसद का सत्र बुला करके सरकार अपनी बात रखती, जो पूरे देश के लिए भी होती, देश के लोग भी सुनते। लेकिन किन्हीं कारणों से बदले हुए समय, पहले तो ऐसा किया था, लेकिन बदले हुए समय में ऐसा करना उचित न महसूस हुआ होगा सरकार को, सरकार ने नहीं किया। तो कांग्रेस उसके साथ, तमाम विपक्षी दल उसके साथ खड़े हैं। देखिए, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, सत्ता तो बनती बिगड़ती रहेगी, दलों को सत्ता में आने का मौका मिलता रहेगा, लेकिन यह तब जब देश हमारा खुशहाल रहेगा, सुरक्षित रहेगा, हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान, हमारे पुरखों का स्वप्न हमारे साथ रहेगा। कांग्रेस अभी
अपनी यात्रा जय हिंद यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अच्छा खासा अनुभव है और देश के जागरण में अच्छी खासी भूमिका उनकी इन यात्राओं को की रही है। तो अभी जय हिंद यात्रा निकल रही है। कांग्रेस इस बात को समझती है हमारा देश अंतर विरोधों और बहुलताओं और विविधताओं से भरा हुआ है, तो हमारे महापुरुषों के भी जो चरित्र रहे हैं वे हमें हर संकट की घड़ी से निपटने के लिए उनके पास एक मानक, एक दिशा निर्देश होता है। हम महात्मा गांधी के आदर्श को भी अपनाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं शांति काल में। तो ऐसी स्थितियों में हमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की भी याद आती है, उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है। तो जाहिर है कि हमारी प्रेरणा के कई स्रोत हैं। शांति काल के समय हमें बाबा साहब की भी याद आती है। हम सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं, हम गैर बराबरी को दूर करने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी गैर बराबरी, हमारी विविधताएं, हमारी बहुलताएं संकट की किसी भी घड़ी में हमें एक दूसरे से अलग नहीं करती है, एक दूसरे के विरुद्ध नहीं करती है। हमारी असहमतियां जो भी होती हों, हमारी असहमतियों में अंततः सह अस्तित्व का आधार तो बचा ही रहता है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सह अस्तित्व हमारे लिए जरूरी है और उसके लिए सहिष्णुता जरूरी है। हम सहिष्णुता हैं, हम दृढ़ भी हैं, हम लचीले भी रहते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम को भी जीते हैं और हम अपने देश की रक्षा के लिए भी जीते हैं। बहरहाल अभी असामान्य परिस्थिति है देश में। आपसे फिर अनुरोध है कि कृपया जो भी तरह तरह के समाचार आ रहे हैं वे सभी समाचार सही सूचना नहीं दे रहे। कुछ उत्तेजना फैलाने के लिए, कुछ उन्माद के लिए, कुछ राजनीतिक फायदे के लिए और कुछ महज खिलवाड़ के लिए हमारे सामने पेश कर दिए जा रहे हैं। आजकल जो नया ये आया है ना, AI वगैरह वगैरह क्या क्या और बहुत सारी तकनीक आ गई है, आप जानते हैं और मुझसे बेहतर जानते हैं, युवा लोग तो खास करके जानते हैं। तो ये युवाओं पर भी जबरदस्त उन पर दायित्व है, क्योंकि जो हमारे जैसे बूढ़े लोग हैं जो 10-15 साल तक इस दुनिया के में रहेंगे, क्या पता नहीं कब किसका क्या हो जाए, लेकिन युवाओं को ही इस देश को संभालना है। ये हर जमाने में होता है, कभी हम भी युवा थे और कभी जो आज युवा हैं वे लोग भी बूढ़े होंगे। हमें अफसोस तो इस बात का जरूर होता है कभी कभी कि जिस स्वप्न के साथ हमारे पुरखों ने भारत का स्वरूप हमें सौंपा था, हमारी जाति की पीढ़ी वही स्वप्न तो आपको जरूर सौंपना चाहती है, लेकिन स्वप्न का यथार्थ से जो रिश्ता होता है वह काफी बदला शायद वह रिश्ता कायम आज नहीं रह गया है। हम उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि हर मनुष्य के हर प्रयास का लक्ष्य और खास करके युद्ध जैसी स्थिति का लक्ष्य तो अंततः शांति ही है। तो पाकिस्तान की सरकार से भी अपील है, अपनी सरकार से भी अनुरोध है कि इसको युद्ध के मैदान में हल न करके इस समस्या को बातचीत के द्वारा फिर से हल करने की कोशिश की जाए। क्या हम इतने समझदार नहीं हुए हैं? क्या हमारे पास तर्क और विवेक का इतना आधार नहीं बचा है कि हम ऐसी समस्याओं का समाधान बिना हथियार के इस्तेमाल से कर सकें? अपने आप को टटोलने की जरूरत है। मैंने पिछली बार भी कहा था, पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, उसे आत्मावलोकन करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां के लोगों का राष्ट्रहित किधर है। पाकिस्तान अगर आत्मावलोकन करे, आत्मनिरीक्षण करे, तो निश्चित रूप से उसे लगेगा कि ना आतंकियों का समर्थन करना कभी भी किसी के हित में नहीं हो सकता है। और जाहिर है कि नागरिक के रूप में हमें भी अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अभी तो इतना ही अनुरोध है कि सच को सच समझिए, झूठ को झूठ समझिए और अपने विवेक की कसौटी पर हर खबर को, हर बात को कसिए, उसके बिना उस पर यकीन न कीजिए। और यह वीडियो अगर पसंद आई हो, इसकी बातें अगर पसंद आई हो, इसे लाइक कीजिए, अपनी टिप्पणी से हमें समृद्ध कीजिए, रास्ता दिखाइए और चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, धन्यवाद। आज तो इतना ही। नमस्कार।